अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंजीनियर वसीम और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं एसएससी ग्रेड 10 मॉडल पेपर 2027 फिजिक्स पार्ट 1। ठीक है, 40 मार्क्स का आपका पेपर है। पेपर पैटर्न अभी चेंज हुआ है। ओके, पहला सवाल आपके पास है, फोर सिंपल पेंडुलम्स विद डिफरेंट लेंथ्स एंड masses आर वाइब्रेटिंग एज shown इन द डायग्राम। द टाइम पीरियड फॉर द गिवन सिस्टम विल बी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड फॉर द सिंपल पेंडुलम क्या होता है, टी पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो मैसेज दिए हुए हैं जितने भी, ये सारे इरेलीवेंट हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। मेन चीज़ क्या आपकी लेंथ है, किसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है, इसका टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा होगा। सबसे कम लेंथ किसकी है, इसकी है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। टाइम पीरियड विल बी स्मॉलेस्ट फॉर 1 kg एंड ग्रेटेस्ट फॉर 4 kg, बिल्कुल गलत है। तो फिर स्मॉलेस्ट 4 kg का होगा और ग्रेटेस्ट, ये वाला सही है। सही है, क्योंकि 4 kg का टाइम पीरियड जो है वो स्मॉलेस्ट है, क्योंकि उसकी लेंथ छोटी है, और 1 kg की लेंथ बड़ी है, इसलिए उसका टाइम पीरियड बड़ा है। ओके, द वेव इन अ स्लिंकी स्प्रिंग इज एन एग्जांपल ऑफ। स्लिंकी स्प्रिंग में मूवमेंट जो होती है वो आपके पास ऐसे परपेंडिकुलर भी हो रही होती है, यूं मूवमेंट परपेंडिकुलर यूं भी चल रहे होते हैं, और यूं पैरेलल मूवमेंट भी हो रही होती है कि वेव्स इस तरह से आगे भी मूव कर रही होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो इसमें है वो लॉन्गिट्यूडनल भी आएगा और ट्रांसवर्स दोनों आएगा इसमें। ठीक है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अ बॉय इज बीटिंग अ ड्रम मटेरियल ऑफ अ सर्टेन मटेरियल in order to increase the loudness of a sound produced by the drum, the change can be made by। अच्छा, लाउडनेस इंक्रीज करने के लिए हम मैस नहीं बढ़ाते ड्रम का, हम वॉल्यूम भी नहीं बढ़ाएंगे। मैस और वॉल्यूम, मैस वॉल्यूम डेंसिटी ये तीनों एक ही चीज़ है। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम वाला रिले। हम जो बढ़ाते हैं वो बैक क्या बढ़ाते हैं, हम डिक्रीज करते हैं उसकी रिजिडिटी को। जितना वो फ्लेक्सिबल होगा उतना हमारे लिए लाउड साउंड जो है वो आसानी से प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, ओके। 4 में लिखा हुआ है, द ऑडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट enables a listener to differentiate between two sounds having identical frequency and intensity। फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी जो है वो उनकी साउंड एक जैसी है, तो पिच नहीं हो सकता, लाउडनेस भी नहीं हो सकता, एको भी नहीं हो सकता। तो उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा मेरे पास, टिम्बर आएगा। ठीक है, अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्म होता है वो मेरे पास क्या होता है, रियल होता है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है। उसकी एक कंडीशन जो वैलिड है वो ये है कि एट द सेम डिस्टेंस एज ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज द कंडीशन कि वो हमेशा ऐसे ही होता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली डिमॉन्स्ट्रेट द पैटर्न ऑफ रिफ्रैक्शन। अब पैटर्न ऑफ रिफ्रैक्शन जो है मेरे पास, वहां पे डिमॉन्स्ट्रेट कहाँ पर हो रहा है सही से। पैटर्न ऑफ रिफ्रैक्शन मेरे पास ये देखें, ये हमारे पास है एयर है, ये एंटर हो रही है ग्लास के। ठीक है, तो जब भी एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। तो इसका मतलब है मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द लाइट मस्ट बी इंसिडेंट। अगर मुझे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करनी है तो लाइट जो होगी वो क्या होना चाहिए, विद एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से बड़ी होनी चाहिए उसका एंगल। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, if a ray of light traveling in air enters a diamond, the speed of light in the diamond will be। फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। क्योंकि आपको स्पीड ऑफ वी निकालना है तो v इज इक्वल टू सी अपॉन एन होता है। जो c है वो है स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8। इसको आप 2.42 से डिवाइड कर लें, 3 को 2.42 से डिवाइड करें तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। ओके, in order to obtain an image of the same height as the object from a convex lens, the object must be placed। ऑब्जेक्ट को आप कहाँ प्लेस करेंगे ये सवाल है। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, अगर आपको इमेज वैसा ही चाहिए सेम हाइट का जैसा कि ऑब्जेक्ट है, तो आप उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर प्लेस करते हैं। ओके, द रेसिप्रोकल ऑफ अ लेंस फोकल लेंथ मेजर्ड इन मीटर इज नोन एज। रेसिप्रोकल जो है लेंथ का, फोकल लेंथ का, हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है, ओके। द गिवन डायग्राम
shows the process of charging। अब यहाँ पे चार्जिंग कैसे हो रही है? तो यहाँ पे फ्रिक्शन से तो नहीं हो रही है, हमें फ्रिक्शन तो नहीं आ रही, ना कंडक्शन हो रही है, टच भी नहीं हो रहा। तो किससे हो रही है? इंडक्शन से हो रही है, ठीक है, इंड्यूस हो रहे हैं चार्जेस। कूलम्स लॉ कैन बी अप्लाई इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। सारी की सारी सिचुएशन में अप्लाई हो सकते हैं, सिवाय किस केस में हमारे पास अप्लाई नहीं हो सकते हैं? मेटल में, ऑन अ कॉम हेयर, एटमॉस, ये हमारे पास मेटल में नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं, बाकी सब में हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, द सराउंडिंग मीडियम ऑफ अ हाई वोल्टेज कंडक्टर बिकम्स आयनाइज्ड लीडिंग टू द एमिशन ऑफ अ फेंट ग्लो एंड पार्शियल कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन गिवन इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ, इसकी बात कर रहे हैं ये, कोरोना डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं। Okay, the option that correctly represents the distinctive characteristics of alternating current and direct current is defined as, alternating current और direct current के जो है, alternating current क्या होता है मेरे पास, यूं होता है, बाय डायरेक्शनल करंट होता है, ठीक है, और डायरेक्ट करंट क्या होता है मेरे पास, स्ट्रेट लाइन में भी आ सकता है, और यूनिडायरेक्शनल करंट है, एक ही डायरेक्शन मूव कर रहा होता है। तो करेक्ट आंसर मेरे पास ये है। सब्सटेंस और जिसका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होता है उसको इंसुलेटर कहते हैं, क्योंकि इंसुलेटर जो है वो कंडक्शन नहीं कर सकते। जहाँ पे कंडक्शन होती है तो वहाँ पे फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स वहाँ होते हैं जहाँ पे ऑक्टेट और डुप्लेट जो होते हैं वो कंप्लीट नहीं हुए होते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है, इफ अ वायर इज कट इनटू टू पीसेस ऑफ एग्जैक्टली द सेम लेंथ। अगर वायर को हम कट कर रहे हैं दो पीसेस में और उसकी लेंथ सेम है, while keeping all other physical parameters, then the resistance of each wire of each piece of the wire will be, वह रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने वायर जो यूं लंबी है उसको आपने हाफ कर दी है, तो इसकी और इसकी रेजिस्टेंस कम इसलिए हो जाएगी क्योंकि इसकी लेंथ हाफ हो गई है। और कितनी हाफ होगी, कितनी हो जाएगी, तो हाफ हो जाएगी। द मोस्ट इफेक्टिव प्रिकॉशन टू enhance the safety of a sensitive electronic device against ओवर करंट। ओवर करंट के लिए हम सबसे जो सही प्रोटेक्शन ले सकते हैं वो क्या ले सकते हैं, हम फ्यूज यूज कर लें। हम एक फ्यूज लगा दें सीरीज के अंदर विद द डिवाइस, ताकि जब भी प्रॉब्लम हो रही हो तो वो फ्यूज की वजह से वो चीज ही बंद हो जाए हमारी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है, द वायर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय कैरिंग द रिटर्न करंट बैक टू द सोर्स इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल वायर कहते हैं, ठीक है। क्योंकि न्यूट्रल का काम ये होता है कि वो करंट को वापस सोर्स की तरफ भेज दे। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे न्यूमेरिकल बेस है देख लेते हैं। पर दो एक अहाद है, वो 90 वॉट का फैन है, और दो 20 वॉट के, यानी कि 40 वॉट हो गया टोटल बल्ब। ऑल ऑफ देम ऑपरेट फॉर 6.5 घंटे। तो मंथली बिल कितना आएगा भाई? देखें, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। एनर्जी निकाल लेते हैं पहले। एनर्जी कैसे आएगी, पावर इनटू टाइम। पावर कितनी है टोटल, 90 + 40 130, और कितने घंटे चलता है, 6.5 चलता है, सही है। अब जब भी हम बिजली की कैलकुलेशन करें तो पावर हमारे पास किलोवाट आवर में होनी चाहिए। इसको मैं किलोवाट आवर में रखने के लिए 6.5 इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो और ये आएगा मेरे पास किस में, किलोवाट आवर में आएगा, ठीक है। ये एक दिन का हो रहा है। अब एक महीने में 30 डेज होते हैं, सही है। तो वो क्या हो जाएगा, 130 मल्टीप्लाई बाय 6.5 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 1000। कैलकुलेटर यूज करें, जीरो जीरो से कैंसिल, ये वाला जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास इसका फाइनल आंसर होगा। और इसको जब आप सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी आएगा। अच्छा हाँ, एक चीज और यहाँ पे रह गई, जो इसका आंसर आ जाएगा फाइनल, उसको आपने 13.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो 13.5 रुपीज है, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा उसको 13.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास है, द कैरेक्टरिस्टिक दैट बिलोंग्स टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सीरीज के अंदर ये होता है, सीरीज की पहचान ये है कि अगर एक रेजिस्टर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो सारा का सारा सर्किट क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है वो सीरीज सर्किट की नहीं है,
ये जो सिंबल आपके सामने रिप्रेजेंट कर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को, इसका नाम है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। लाइट एमिटिंग डायोड जो होती है वो डायोड की फॉर्म में होती है, लाइट्स उस पर भी ऐसी पड़ी होती हैं लेकिन वो डायोड बना हुआ होता है आगे। ये एलईडी का सिंबल है। और डायोड क्या होता है, डायोड सिंपल यूं ऐसे बना दे तो डायोड बन जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस। भाई नॉर्थ से निकलेगी और साउथ के अंदर एंटर होगी। नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में एंटर हो रही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। यहाँ पे नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है, लेकिन यहाँ से साउथ से निकल रही है तो गलत हो गया ये क्या कर रहा है, ये नॉर्थ के अंदर जा रही है, भी गलत हो गया। और ये भी नॉर्थ के अंदर जा रही है तो ये भी गलत हो गया। सही है। ओके, क्वेश्चन 23, रीड द फॉलोइंग कंडीशंस। द करंट थ्रू अ कंडक्टर डिक्रीजेस टू 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू। लेंथ डबल होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, बेस्ड ऑन द रिजल्टिंग फोर्स। पहले फॉर्मूला लिख लें, F इज इक्वल टू BIL। करंट कितना हो गया, 1/6। लेंथ कितनी हो गई, डबल हो गई। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 3 टाइम्स होगी। इसको सिंप्लीफाई करने क्या आएगा, 1 आएगा। फर्क ही नहीं पड़ेगा कुछ भी, जैसी है वैसे रही, क्योंकि आंसर 1 आ रहा है ना सिंप्लीफाई करने के बाद। तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये BIL। कंपोनेंट ऑफ अ DC करंट दैट इंश्योर्स कंटिन्यूअस कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए तो हमारे पास DC कंपोनेंट है, दैट इज स्प्लिट रिंग्स। सही है। स्प्लिट रिंग्स DC में यूज होते हैं, AC में स्लिप रिंग यूज होते हैं। A substance that becomes weakly magnetized in the direction of the external magnetic field, तो इस सब्सटेंस का जो नाम होता है उसको कहते हैं पैरामैग्नेट। अच्छा, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहे हैं करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द डायग्राम। ठीक है, डायग्राम में आपके पास शो किया हुआ है। अब आपने ये बताना है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इसमें क्या होता है, आपका जो फर्स्ट फिंगर होती है वो आती है फील्ड लाइंस की तरफ, ये फर्स्ट फिंगर आ गई। उसके बाद थंब आता है डायरेक्शन की तरफ, ये डायरेक्शन आ गया। तो फील्ड लाइन कहाँ जाएंगी, बाहर निकल रही होंगी पेज से। लेफ्ट हैंड यूज करें, फिंगर्स यूं आगे जा रही हैं, थंब यूं ऊपर जा रहा है, तो जो आपकी मिडिल फिंगर है वो कहाँ जा रही है, आउट ऑफ द पेज जा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है। वो क्या लिखा है, ऑल ऑफ द फैक्टर्स इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द आउटपुट ऑफ DC एक्सेप्ट द नंबर ऑफ टर्न्स करता है, अमाउंट ऑफ करंट करता है, ये नहीं करता। साइज ऑफ द कम्यूटेटर इंक्रीज नहीं करता, स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करती है। द डिवाइस दैट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जनरेटर के प्रिंसिपल वर्क करता है। ओके, अ ट्रांसफॉर्मर हैज अ प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स रेशियो 3:1। प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न रेशियो ये है। अगर करंट फ्लो करे, अगर करंट का रिलेशनशिप देखना है तो करंट में IS ओवर IP होता है। ठीक है, तो ये क्या है, 3 है। और IP का जो करंट है, प्राइमरी से करंट फ्लो कर रहा है, 1 है। IP अगर इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1, 3 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, 3 होता है। इसका मतलब है 3 एम्पेयर करंट कहाँ से पास होकर जाएगा, सेकेंडरी कॉइल में से पास होकर जाएगा। द गिवन डायग्राम शोज डिफरेंट एंगुलर पोजीशन ऑफ द रोटेटिंग कॉइल इन एन अल्टरनेटिंग जनरेटर। ठीक है, द पोजीशन वेयर द इंड्यूस्ड EMF मैक्सिमम कहाँ होगी, मैक्सिमम वहां होगी जहां पे आपके पास जो चीज क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है आपके पास, उसकी डायरेक्शन ये कॉइल जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल है। ताकि कॉइल हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब है कि वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो लाइंस जो होंगी EMF क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो हॉरिजॉन्टल कहां पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। Thermionic emission can occur from the surface of steel. ठीक है, following are the characteristics of electromagnetic waves except they need medium for propagation. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर 8। 8 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, 2 4 ज़र 8 रिमाइंडर 0, 2 2 ज़र 4 रिमाइंडर 0, 2 1 ज़र 2 रिमाइंडर 0। तो यहाँ से काउंट, यहाँ से देखते हैं, यूं जाते हैं तो क्या आएगा, 1000 आ जाएगा। पहला 1 फिर 0 0 0। आउटपुट ऑफ एन और गेट फॉलोड बाय 2 नॉट गेट। देखो ये और गेट था, ये आगे इसकी आउटपुट निकल गई,
इसके आगे आपने एक नॉट लगाया, फिर दोबारा नॉट लगाया। 2 नॉट लगाने का मतलब ये है कि वापस यही यहाँ पर आ गई वापस, तो इसका मतलब है इसका आंसर यही रहेगा। 2 ऑड है ना, सपोज अगर OR गेट की आउटपुट 1 आ रही है, तो एक नॉट ने उसको 0 कर दिया, दूसरे नॉट ने उसको वापस 1 कर दिया। कोई भी आउटपुट ले लें आप। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होंगे इसमें कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें, ये आ जाएगा आपके पास 142। ओके, द रेडिएशन दैट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट फ्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, स्पीड ऑफ लाइट से जो ट्रेवल करती है उसका नाम है हमारे पास गामा रेडिएशन। ठीक है, ओके 37 की तरफ चलते हैं। रीड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडिएशन। अच्छा, continuously present in our surrounding, result of decay of radioactive elements originates from natural resources, इसको हम बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। ओके 38 में लिखा हुआ था फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द डिके कर्व्स ऑफ टू रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स एक्स एंड वाई प्लॉटेड ऑन द सेम एक्सिस बेस्ड ऑन द ग्राफ द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर। हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है? हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछ रहा है, 2 स्टेटमेंट्स ही करेक्ट होंगे हमारे पास। ठीक है, एक्स हैज अ शॉर्टर लाइफ हाफ लाइफ देन ए। ओके, उसके बाद ये बात तो सही लिखी हुई है, दिख रहा है यहाँ पे। एक वाई, ये तो गलत हो गया। एक्स एज अ ग्रेटर डिके कांस्टेंट देन वाई, ये भी सही है, तो मेरे पास ऑप्शन ए सही है। ओके, अ पार्टिकल हैज अ मास दिस इफ द पार्टिकल इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी द एनर्जी रिलीज्ड इज। ओके, एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो मास क्या है 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 31 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8। ठीक है, अब ये -31 है ना, -31 इसकी और कितनी 8 और 8 क्या 16 हो गया, तो -31 प्लस 16 कर दो तो पावर -15 हो जाएगी। एक तो यहाँ पर आ गई बात। 3 3 ज़ा 9, 9 को 2.7 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 3 ज़ा 27 होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका जो आंसर आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा 2.43 × 10⁻14। तो ये देखो -23 तो हो ही नहीं सकता, पावर -15 के करीब करीब होनी चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ पावर 16 है तो ये भी गलत हो गया, तो वैसे ही आंसर पता चल जाएगा कि आंसर क्या होगा। तो आप ये बिल्कुल परेशान नहीं होगा कि पावर आ रही है तो कैसे सॉल्व करेंगे। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कैन बी प्रोड्यूस इन यूरेनियम बाय द बम्बार्टमेंट ऑफ। हम फास्ट न्यूट्रॉन की बम्बार्टमेंट नहीं करते क्योंकि वो रिएक्शन को पॉसिबल ही नहीं हो सकता, उसकी वजह से फिजन पॉसिबल नहीं होगी, कुछ और चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। स्लो न्यूट्रॉन और थर्मल न्यूट्रॉन की वजह से हम न्यूक्लियर फिजन कर दें, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा मेरे पास 2 और 3। क्लियर?